हेलो स्टूडेंट्स, आपने वर्क निकालना सीखा, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी निकालना सीखा। अब हम लोग पावर की स्टडी करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है पावर। इसको डिफाइन करते हैं पहले। इट इज इक्वल टू वर्क डन by an agent per unit time or it is time rate of work done by an agent to displace an object। ठीक है, दो तरीका से मैंने लिख दिया है। इट इज इक्वल टू वर्क डन बाय एन एजेंट पर यूनिट टाइम। मतलब क्या, यूनिट टाइम में 1 सेकेंड में कोई एजेंट काम करने वाला जितना काम करता है 1 सेकेंड में यूनिट टाइम में, दिस इज कॉल्ड पावर। या फिर दूसरे लैंग्वेज में कि पावर इज टाइम रेट। 1 सेकेंड में यूनिट टाइम में जो रेट होते हैं उसको टाइम रेट भी बोलते हैं, ऑफ वर्क डन बाय एन एजेंट टू डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने पर, एक ऑब्जेक्ट को चलाने पर एजेंट से जो वर्क होता है, काम करने वाला जितना काम करता है, वर्क करता है, दैट वर्क पर यूनिट टाइम या कहिए रेट ऑफ वर्क डन बाय एजेंट, इसी को नाम दिया गया है पावर। एंड सो सिंपली आप लिख सकते हैं पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम। अब देखिए, रेट वर्क बाय टाइम, टाइम रेट इसका नाम रखा गया है। अब रेट दो तरह का आप पढ़े हैं, एक एवरेज और दूसरा इंस्टेंटेनियस। पूरे टाइम के दरमियान जो रेट आप निकालते हैं उसको एवरेज रेट बोलते हैं। जैसे एवरेज वेलोसिटी निकाला, एवरेज एक्सेलरेशन निकाला आपने, और एट अ पॉइंट एट अ टाइम जो रेट निकालते हैं आप उसको क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस। जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाला आपने, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाला आपने। आइए इसका भी हम दो तरह का वैल्यू निकाल रहे हैं। एवरेज पावर, इसको मैं P एवरेज लिखते रहा हूं। दिस इज इक्वल टू वर्क डन को मैं W लिख दे रहा हूं, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, इसको मैं लिख दे रहा हूं डेल्टा T। ये है एवरेज पावर, वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब आपने जो वर्क निकालना सीखा है, W इक्वल टू F डॉट S, जहां F क्या है, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट, डॉट S क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन ऑब्जेक्ट। अब डिवाइडेड बाय डेल्टा T को मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, यहां पे लिख दिया हमने। अब फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट, फोर्स, अब S बाई डेल्टा T, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन आपने पढ़ा है, दिस इज एवरेज वेलोसिटी। तो फिर आप इसको लिख सकते हैं V, और V में एवरेज लगा दे रहे हैं, एवरेज। एंड सो फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट, जो एजेंट ने लगाया फोर्स ऑब्जेक्ट पर, तो फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट डॉट एवरेज वेलोसिटी, ये हो गया एवरेज पावर किसका, ऑफ एन एजेंट, पावर ऑफ एन एजेंट। अब
इसको सॉल्व करेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ऑलरेडी अब आपको पता है डॉट प्रोडक्ट निकालना आप जानते हैं। दोनों के बीच एंगल थीटा, एफ भी कॉस थीटा, दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री, तो फिर एफ का मैग्नीट्यूड भी का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच एंगल 180 डिग्री, तो एफ का मैग्नीट्यूड भी का मैग्नीट्यूड बट माइनस साइन के साथ। ठीक है, तो जो आपने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा या फिर वर्क निकालने के समय जैसा आपने पढ़ा बिल्कुल उसी तरह से इसको आप कर लेंगे। नेक्स्ट, इंस्टैंटेनियस पावर। इंस्टैंटेनियस पावर, अब इसको ओनली पी से मैं डिनोट कर रहा हूं, ऐसे भी जैसा कि आप डिनोट करते आ रहे हैं। इंस्टैंटेनियस में इंस्टैंटेनियस लिखना जरूरी नहीं होता, कोई लिखते भी हैं कोई नहीं भी लिखते हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब बच्चों जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है इंस्टैंटेनियस वैल्यू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लेने से निकलते हैं। तो कैसे, एफ, अब यहां पर गौर करेंगे, ये है एवरेज पावर। एवरेज का इंस्टैंटेनियस, एवरेज का लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 इंस्टैंटेनियस होता है। तो फिर यहां पर हम इसका लिमिट ले लें, एस बाई डेल्टा टी का लिमिट ले लें, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। जैसा कि आपको पता है कि यदि डेल्टा टी टेंड्स टू 0 करेंगे तो एस भी टेंड्स टू 0 बहुत छोटा होगा। तो फिर आप वहां पर क्या लिखते हैं, डी एस बाई डी टी। अब आप इसको क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और बच्चों अब आप इसको पहचान गए होंगे, दिस इज इक्वल टू फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट डॉट इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, वी पे एरो, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। इस तरह से डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी होते हैं। फिर ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर हो गया। तो जैसे डॉट प्रोडक्ट आप करते आ रहे हैं, वर्क निकाले हैं, उसी तरह कर लेंगे। या फिर वर्क में हम लोगों ने क्या करा था, फोर्स को दिखाया ऑब्जेक्ट पर, उसको रिजॉल्व कर लिया अलोंग लाइन ऑफ मोशन, परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ मोशन। फिर उसके बाद में मोशन के लाइन के अलाउंग सेम डायरेक्शन में एफ और एस, तो वर्क डन पॉजिटिव एफ एस लिए। यदि एफ और एस अपोजिट डायरेक्शन में हो गया तो वर्क डन माइनस एफ एस लिए। और जो फोर्स परपेंडिकुलर हो गया उससे तो नो वर्क डन। सेम आप यहां पर कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं अपने काम को। फोर्स को रिजॉल्व कर लीजिए अलोंग लाइन ऑफ मोशन, परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ मोशन। अब अलोंग लाइन ऑफ मोशन खाली आप जो है एफ डॉट भी निकाल लीजिए। परपेंडिकुलर जो फोर्स होगा उससे तो वर्क होता ही नहीं है, उससे पावर भी नहीं होंगे। आइए अब पावर की यूनिट चेक करें हम लोग। तो पावर इज वर्क बाय टाइम, वर्क इज ऑल्सो इक्वल टू एनर्जी, एनर्जी बाय टाइम इज पावर, वर्क बाय टाइम, वर्क बाय टाइम इज पावर, एनर्जी बाय टाइम इज पावर। दोनों तरह से आप बोल सकते हैं। तब इसके यूनिट क्या होंगे, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ पावर दिस इक्वल टू वर्क का यूनिट जूल, टाइम का हो गया सेकेंड, एसआई यूनिट जूल पर सेकेंड। और इसको वाट भी कहते हैं, वाट बड़ा यूनिट, इससे थोड़ा किलोवाट यूज होता है। ठीक है, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट दिस इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 वाट। वाट को W से डिनोट करते हैं, W से डिनोट करते हैं वाट को। अब कभी यदि हमें निकालना हो वर्क एनर्जी और हमें पावर मालूम हो, पावर इनटू टाइम करिए तो आपको वर्क और एनर्जी मिल जाएंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां से हम देख रहे हैं एनर्जी, एनर्जी वर्क इक्वल टू एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम, P फॉर पावर, T फॉर टाइम, पावर को P लिख दिया, टाइम को T लिख दिया, शॉर्ट कर दिया फार्मूला को थोड़ा। अब जो एनर्जी पावर इनटू टाइम है, यहां से एक लार्ज यूनिट, लार्ज यूनिट या फिर डोमेस्टिक यूनिट भी कहते हैं एनर्जी का, जो घर में बिजली सप्लाई है उसके मीटर में देखिएगा किलोवाट आवर KWH लिखा होता है। ये हमारा जो डोमेस्टिक यूनिट है, जो डोमेस्टिक यूनिट है किलोवाट आवर होता है। किस बेसिस पर, इसी बेसिस पर जो सामने में है। एंड सो लार्ज यूनिट ऑफ, लार्जर यूनिट कहिए, ऑफ एनर्जी
this is equal to किलोवाट आवर, इसको शॉर्ट में के डब्ल्यू एच लिखते हैं। और देखिए 1 किलोवाट ये हो गया किलोवाट। किलोवाट को शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हैं कि डब्ल्यू किलोवाट एंड आवर टाइम, पावर इनटू टाइम इक्वल टू एनर्जी। नाउ 1 किलोवाट को 1 किलोवाट आवर को यदि जूल में कन्वर्ट करते हैं तो 1 किलोवाट इज 1000 वाट, 1000 watt and power 3 watt into 1 hour is 60 minute into 60 second। अब ये हो गया इतने सेकंड, वाट क्या है जूल पर सेकंड इनटू सेकंड, तो फिर जूल मिलेंगे हमें। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3.6 10 to the power 6 जूल। चलिए इसको देख लिया हमने। अब इसी को डोमेस्टिक यूनिट, कॉमर्शियल यूनिट भी बोलते हैं लोग, ठीक है। 1 किलोवाट आवर इज कॉमर्शियल यूनिट, ठीक है। अब कोई भी मशीन की पावर यदि आप डिफाइन करते हैं, कोई भी जो एजेंट है उसके पावर डिफाइन करते हैं, तो वहीं पर एक टर्म और डिफाइन करना होता है, क्या कितना एफिशिएंट है ये मशीन, कितना अच्छे से काम करने वाला है ये मशीन, इसको कहते हैं एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी क्या है ये देखते हैं। एफिशिएंसी जनरली लोग इसको ईटा से लिखते हैं, ऐसे कोई स्टैंडर्ड सिंबल नहीं है ना। एफिशिएंसी क्या होता है, किसी भी मशीन का, किसी भी इंजन का, किसी भी एजेंट का जो एफिशिएंसी है, दिस एफिशिएंसी इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू एक्चुअल वर्क डन। अब जो एक्चुअल वर्क डन है बाय मशीन, बाय इंजन, जो भी है, बाय एजेंट, चलिए लिख देता हूं इसको बाय एजेंट, सबको एक वर्ड में एजेंट बोल दिया। जो काम करता है, जो वर्क करता है उसको एजेंट बोलते हैं। डिवाइडेड बाय, दिस इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी सप्लाइड, टोटल एनर्जी सप्लाइड। अब बच्चों ये जो रेशियो है ये 1 से छोटा होता है, क्योंकि जितना एनर्जी आप किसी को देते हैं, मैकेनिकल फॉर्म में देते हैं या फिर नॉन मैकेनिकल फॉर्म में देते हैं, तो कुछ ना कुछ एनर्जी हमारे सिस्टम से सराउंडिंग में चले ही जाते हैं। एंड सो सारा एनर्जी वर्क में कन्वर्ट नहीं होता है, सारे एनर्जी से वर्क नहीं हो पाते हैं। एंड सो दिस रेशियो इज लेस देन 1। तो लोग इसको क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में एक्सप्रेस क्या करते हैं। तो एक लाइन आप लिख लीजिए, इट इज जनरली मल्टीप्लाइड विथ 100 टू एक्सप्रेस it in terms of percentage। जैसे 80%, 60% एफिशिएंसी जब बोलते हैं तो उसका यही मतलब होता है कि इस रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई किया गया। और जब कभी भी आपको परसेंटेज में एफिशिएंसी देगा तो आप जो है इस इक्वेशन को यूज करिए, ठीक है। मैं इसको मार्क कर रहा हूं, इस इक्वेशन को थोड़ा स्टार मार्क कर दिया हमने। अब इस इक्वेशन में एफिशिएंसी के जगह पर फ्रैक्शन बना लेंगे, जैसे 80% बोला तो 80/100 कर लीजिए। फिर राइट साइड में जो है दोनों में से कोई एक टर्म प्रॉब्लम देगा, कोई मांगेगा, दूसरा टर्म आपसे मांगेगा। चलिए एक एग्जाम्पल भी इसका ले लेते हैं, आइए डिफाइन करते हैं। मोटर पंप fill water in a tank at height of 10 meter if mass of water filled by motor
pump is 500 kilogram, then find efficiency of the pump. Find efficiency of the pump if supplied energy to the pump, यानी मोटर पंप is 6.25 10 to the power 4 जूल। चलिए बच्चों इसको देखते हैं सॉल्व करके। जैसे हमारे आपके घर में मोटर लगे होते हैं, घर के छत पे टैंक होता है। अब उस टैंक में जो है आप वाटर फिल करते हैं मोटर से, तो मोटर ने कितना वर्क करा, ठीक है, मोटर एजेंट हो गया, वर्क करने वाला, पानी को उठा के ऊपर ले जाने वाला एजेंट हो गया। तो बच्चों एक बात और आपको मैं आज बताना चाहूंगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे आपको आगे मिलते रहेंगे, बहुत सारे आपको हिंट्स मिलेंगे, बहुत सारे टेक्निक्स मिलेंगे। तो आइए एक यहाँ पर एक हिंट, टेक्निक, एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं। क्या? तो वर्क डन by an agent to displace an object slowly। अब slowly का मतलब होता है v constant and v approx equal to 0, एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, ये स्लोली का मतलब होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस वगैरह थर्मोडायनामिक्स में पढ़ने वाले हैं, तो वहां पर स्लो प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। क्यों होता है इसका बात करेंगे हम लोग। तब एन ऑब्जेक्ट स्लोली, जब चलाते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना, एकदम नेग्लिजिबल वेलोसिटी से बहुत धीरे धीरे, मान लीजिए कि 1 मीटर ऑब्जेक्ट को ऊपर ले गए, ले जाने में ऑब्जेक्ट को ऊपर सपोज 12 घंटे लग गए, इतना धीरे धीरे ले गए ऊपर, इसको कहते हैं स्लो मोशन। तो उसमें चेंज इन वेलोसिटी क्या लेंगे आप? 0 लेंगे, वेलोसिटी आप कांस्टेंट लेंगे स्लो मोशन में। तब वर्क डन बाय एन एजेंट टू डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट स्लोली, क्या कहते हैं, विदाउट इम्पार्टिंग वेलोसिटी टू द ऑब्जेक्ट, इक्वल टू इंक्रीज इन potential energy of the object। अब ये कॉन्सेप्ट भी बहुत आपको मदद करेगा पोटेंशियल एनर्जी निकालने में, इसको भी मार्क कर लीजिएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अब हम आते हैं जो मोटर पंप ने वर्क करा है उसको फाइंड करते हैं। चलिए इसको निकालने के लिए मोटर पंप ने कितना वर्क किया है, पंप इज एजेंट, इसी कॉन्सेप्ट को हम वहां पर यूज कर रहे हैं, या फिर जो आप पोटेंशियल एनर्जी निकालने का सीखे हैं उसको भी यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अब आप यूज कर सकते हैं। अब आपके बहुत सारे रास्ते आपके पास में हैं। तो देखिए यहां से एक ऑब्जेक्ट को यानी कि वाटर को उठा के ले गए कहाँ, h हाइट पर, ठीक है, यहां से यहाँ की जो हाइट है h, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पॉइंट। अब मैंने आपको जो सिखाया है लोएस्ट पॉइंट, जहां पर ऑब्जेक्ट का लोएस्ट पॉइंट है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी को 0 लिया करिए, तो उससे थोड़ा सा काम करना आसान हो जाएगा। तब यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट है ऑब्जेक्ट का, वाटर का, ग्राउंड पर, वाटर की हाइट 0, तो फिर यहाँ पर हाइट 0, यहाँ पर हमने पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को लिया 0। अब h हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी को, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को uf बोल दिया, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को uy बोल दिया, और h 0 जहां पर है, हाइट जहां पर 0, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी को 0 ले लिया। नाउ h हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी को मैं u बोल रहा हूं, ठीक है। अब जैसा कि आप पढ़े हैं कि h हाइट पर यदि ले गए हैं ऑब्जेक्ट को,
तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीज होता है, mgh, तो ये हो गया mgh। अब वर्क डन बाय एजेंट यानी वर्क डन बाय मोटर, वर्क डन बाय मोटर पंप, वर्क डन बाय मोटर पंप, दिस इज इक्वल टू कितना होगा, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज निकाल रहे हैं, फाइनल माइनस इनिशियल लेंगे, uf फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस ui इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। नाउ दिस इक्वल टू mgh। नाउ m की वैल्यू 500 है, g को मैं 10 ले लेता हूं, या जो भी प्रॉब्लम में दिया रहे वो ले लीजिएगा, एंड h की वैल्यू 10 है, इतना जूल। अब एफिशिएंसी ऑफ पंप, एफिशिएंसी, इसको मैं ईटा लिख दे रहा हूं, ऐसे ईटा स्टैंडर्ड सिंबल नहीं है जैसा कि मैंने बोला है, जनरली लोग लिखते हैं ईटा। तो एफिशिएंसी ऑफ द पंप, एफिशिएंसी ऑफ द पंप, दिस इज इक्वल टू एक्चुअल वर्क डन, जितना वर्क करके दिखाया कोई मशीन, कोई मोटर, कोई इंजन, जितना वर्क करके दिखाया हमें वो हुआ, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल वर्क डन। एक्चुअल वर्क डन है 500 इंटू 10 अपॉन एनर्जी सप्लाइड। अब एनर्जी सप्लाइड जो है जैसा कि हमने आपको दिया है 6.25 10 to the power 4। अब जरा इसको सॉल्व करके देखिए क्या मिलता है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना मिलता है। अब दिस इज इक्वल टू 10 पावर 4 को यदि कैंसिल करें 1 2 3 4 10 कैंसिल। नाउ इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 6.25। नाउ सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएंगे 500 625, डिवाइड करते हैं 25 से, 25 2 जा 25। नाउ 5 से डिवाइड लें तो 4/5। नाउ दिस इक्वल टू 0.8। अब एफिशिएंसी को परसेंटेज के टर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो फर्दर ईटा इक्वल टू 0.8 इंटू 100 कर देंगे, इंटू 100। नाउ दिस इक्वल टू 80%। तो इस तरह से बच्चों एफिशिएंसी को जनरली लोग परसेंटेज के टर्म में एक्सप्रेस क्या करते हैं। अब हम लोग एफिशिएंसी की इक्वेशन को पावर के टर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, आइए देख लेते हैं पावर के टर्म में इक्वेशन। एफिशिएंसी किसी भी मशीन की जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी किसी मोटर की, किसी मशीन की, किसी एजेंट की एफिशिएंसी, दिस इज इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। अब देखिए जो हम लोगों ने एफिशिएंसी का फॉर्मूला निकाला, एक्चुअल वर्क डन एंड डिवाइड बाय एनर्जी सप्लाइड, यदि इसको T से डिवाइड कर दें और इसको भी T से डिवाइड कर दें, टाइम से डिवाइड कर दें, तो एक्चुअल वर्क अपॉन टाइम ये होंगे आउटपुट पावर। एनर्जी सप्लाइड को टाइम से डिवाइड कर दें, ये होगा इनपुट पावर। क्योंकि जो पावर हमें दिखाता है मशीन, जो वर्क करता है मशीन, कोई एजेंट वर्क करता है तो वो जो वर्क करके दिखाता है उसको आउटपुट कहते हैं आप। आउटपुट वर्क बाय टाइम, आउटपुट पावर, और जो हमारा हो गया ये इनपुट एनर्जी, जो एनर्जी दिया हमने बाय टाइम इनपुट पावर हो गया। तो बच्चों हर तरह से हम लोग एनर्जी, पावर सब कुछ पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, देन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को यूज करेंगे इन मोशन इन फ्री फॉल, फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन, फॉर वर्टिकल सर्कुलर मोशन, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।